नमस्कार मित्रों। आज के व्याख्यान कहानी का चंद्र किरण सोनरक्सा भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछले वक्तव्य में हमने कमीनों की जिंदगी में कहानी पर चर्चा से अपनी बात को समाप्त किया था, जहां हमने मध्य वर्गीय परिवार की कुसुम की त्रासदपूर्ण जीवन गाथा को बताया था। किस प्रकार से उसका शराबी पति उसे मारता है, पीटता है, उसे अपने घर नहीं जाने देता और उसकी जिंदगी कड़वाहट से भर जाती है। इसी के समानांतर कलवा और बसंती की जिंदगी की बात थी कि आर्थिक स्वावलंबी बन रहे थे ये लोग, किंतु धीरे धीरे शराब के नशे के कारण कलवा और बसंती के जीवन में भी कड़वाहट जन्म लेने लगती है। कलवा ना केवल शराब पीता है, दुराचारी भी है, बसंती को मारता पीटता भी है और कलवा की उद्दंडता को बसंती बहुत समय तक सहन नहीं कर पाती, क्योंकि वो आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर नहीं है। इसलिए वह उससे बराबरी से लड़ती है, अपनी बात कहती है और जब सीमा खत्म हो जाती है सहन करने की, तब वो उसको छोड़कर चली जाती है और हरिया से पुनः विवाह कर लेती है। लेखिका ने यहाँ पर दो महिलाओं की जिंदगी को समानांतर दिखाया है कि समृद्ध परिवार की कुसुम वो निर्णय नहीं ले पाती जो बसंती ले लेती है। क्यों? क्योंकि जितने भी रीति रिवाज हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी निषेध हैं, वो ज़्यादातर मध्यवर्गीय परिवार में देखे जा सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता ना तो समृद्ध धनवान व्यक्ति करता है और ना ही जो गरीबी की रेखा में जीने के लिए बाध्य व्यक्ति है। वो एक सीमा तक ही चीज़ों को सहन करते हैं और उसके बाद अपना निर्णय स्वयं ले लेते हैं। ये मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति ही जीवन शुरू होते ही और जीवन का अंत होने तक इस बात से जूझता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। इनकी अन्य कहानी है दो रोटियां। इस कहानी में लेखिका ने मध्य वर्गीय परिवार की नववधू किस प्रकार से सारा दिन घर के कामकाज में पिसती रहती है, जूझती रहती है और उसकी नियति भी कमीनों की बस्ती में कहानी की कथा नायिका कुसुम की तरह से रहती है। उसका अंत ये हो जाता है कि वह घुल घुल कर मरना ही उसकी नियति बन जाती है। लेखिका की कहानियों में अवैध अनैतिक संबंध, अनमेल विवाह, बहु विवाह, रूढ़ियाँ, परंपराओं के प्रति अंधविश्वास तथा विधवाओं की समस्याओं को भी विवेचित किया गया है। लेखिका ने इन सब समस्याओं के लिए कुछ कारण बताए हैं, जिनमें अशिक्षा सबसे प्रमुख कारण है। उनका मानना है कि जब तक स्त्री, महिला शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, तब तक वो अपने अधिकारों से वंचित रहेगी। उसे पता ही नहीं होगा कि उसके कोई अधिकार भी हैं। शिक्षा एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसके साथ ही लेखिका के अनुसार अर्थलोभ, नारी की आर्थिक परावलंबनता, ये भी ऐसे कारण हैं जो समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। नारी अगर शिक्षित होगी
तो निश्चित रूप से या तो वो बाहर निकल के काम करेगी, या अगर वो बाहर नहीं भी निकलती है तो वो अपनी शिक्षा का प्रयोग करके जो कुछ भी घर में उस घर का पुरुष कमा कर लेकर आ रहा है, उस पैसे का प्रबंधन इस प्रकार से करने के लिए, विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होगी, जिससे घर को वो अच्छी तरह से संभाल सके। तो शिक्षा निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमारी आर्थिक समस्याओं का। पुरुषों के अतिरिक्त परिवार और अन्य कुटुंबजन ये किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उस परिवार में रहने वाले लोगों के साथ, ये भी उस परिवार की समस्याओं को कम या ज़्यादा करने के लिए उत्तरदायी होता है। लेखिका की कहानी है तूफान। इस कहानी में उन्होंने बाल विधवा की त्रासदी को उद्घाटित किया है। ये वो समय था जब बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। उन्हें पता ही नहीं होता था कि विवाह का अर्थ क्या है। उनके लिए विवाह का मतलब था अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, दावत खाना, गहने मिलना और धूम धड़ाका। जब तक उनमें ये समझ आती थी कि विवाह का मतलब समझौता, विवाह का मतलब कर्तव्य, विवाह का मतलब जिम्मेदारी और विवाह का मतलब सहयोग, तब तक या तो उनको वैधव्य धारण करना पड़ता था, क्योंकि कई बार अर्थाभाव के कारण माता पिता विवशतापूर्ण अपनी बच्चियों का विवाह अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर देते थे। तो उस समय के समाज में अनमेल विवाह, बहु विवाह, ये बहुत सामान्य सी प्रथाएं थीं। तूफान कहानी की बाल विधवा हर प्रकार की आज़ादी से वंचिता है। सौदा कहानी में दिल्ली के चावड़ी बाजार में स्थित वेश्याओं के कोठों और उनके आसपास के वातावरण का अंकन लेखिका ने किया है। और इस प्रकार से इन दोनों ही कहानियों को अगर हम देखें तो दोनों कहानियों की जो चरित्र नायिकाएं हैं, विधवा और वेश्या, ये समाज की वो दो लोग हैं जिन्हें ज़्यादातर हम हाशिए पर रखकर देखते हैं। इनकी तरफ कोई ध्यान ही देना नहीं चाहता, मानो ये मनुष्य हैं ही नहीं। दूसरा बच्चा कहानी में गुलाबी को अर्थाभाव के कारण भिक्षावृत्ति अपनानी पड़ती है। विडंबना इस कहानी में तब उभर कर आती है जब एक बच्चे के साथ भीख मांगता देख वीरेश्वर उसकी निंदा करने लगता है, भला बुरा कहता है कि अगर तुम्हें भिक्षा मांगनी थी, अगर तुम्हारे पास अर्थाभाव था तो तुम्हें बच्चा क्यों पैदा करना था। और वही वीरेश्वर उसकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाता है और उसके साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर लेता है। और जब उसे ये पता चलता है कि अब स्थिति उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो गई है, वो भिक्षुणी भिखारिणी दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो आगे बढ़कर उसको सहारा नहीं देता, अपने कृत्य को स्वीकार नहीं करता और उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। स्पष्ट है कि वीरेश्वर को किसी भी प्रकार का सामाजिक अपवाद नहीं सहन करना पड़ता। हर ओर से लांछना उस नारी को ही मिलती है। अकीला कहानी की नायिका अकीला पति की अनुपस्थिति में
पर पुरुष के साथ रागात्मक संबंध स्थापित कर लेती है। जब उसे इस बात का अनुभव होता है कि उसने अपने पति के साथ गलत किया, वो पूरी सच्चाई अपने पति के समक्ष स्वीकार करती है। पति उसे क्षमा भी कर देता है, अपनाने को भी तैयार हो जाता है, किंतु वो उसकी अनैतिक संतान को अपनाने से मना कर देता है। कहानी के अंत में अकीला क्षय रोग से ग्रसित हो जाती है और अंततः अपने प्राणों को त्याग देती है। लेखिका की कहानी धर्म मरा राष्ट्र जिया। इस कहानी की नायिका राष्ट्र विभाजन के समय अपने परिवार से बिछुड़ जाती है और आतंकवादियों या आतताइयों की हवस का शिकार हो जाती है। किसी प्रकार से उनसे बचकर वो अपने घर लौटती है, किंतु उसके जीवन में घटित उस विभत्स घटना को समझकर, जानकर उसके परिवार वाले उसे स्वीकार नहीं करते। इस कहानी में नारी कहीं पर भी दोषी नहीं है। हादसा उसके साथ हुआ है, किंतु क्योंकि हमारा पुरुष सत्तात्मक समाज है, इसलिए इस समाज में नियम भी पुरुषों द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो आतंकवादी उस महिला के साथ अनैतिक आचरण करते हैं, उन्हें पुरुष समाज कुछ नहीं कहता और इस महिला को, जिसके साथ अपराध किया गया है, उसे दंडित किया जाता है। मर्द कहानी में सत्येंद्र सही अर्थों में, जिसे हम कह सकते हैं कि पुरुष कौन है, जिसमें पौरुष होता है, जिसमें समाज से, जो समाज के अंधविश्वास हैं, जो समाज की अनैतिकताएं हैं, जो समाज के दोहरे मापदंड हैं, उनसे क्यों कहने की हिम्मत होती है, जो उनके साथ लड़ने की हिम्मत कर पाता है, या जो अपने साथ की महिला, चाहे वो किसी भी रूप में उससे संबंधित है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी पत्नी है, उसकी प्रेमिका है या उसकी सखा है, किसी भी रूप में जो एक महिला का समादर कर सकता है, वो पुरुष कहलाने योग्य है। मर्द कहानी में कुंभ मेले में खोई अपनी पत्नी को सत्येंद्र गुंडों से बचाकर घर लौटा लाता है। परिवार वाले विरोध करते हैं, वो कहते हैं पता नहीं गुंडों ने इसके साथ क्या क्या नहीं किया होगा, तू ऐसी लड़की के साथ रहेगा, तू इसे छोड़ दे। किंतु सत्येंद्र किसी की बात नहीं मानता और सबका विरोध करके अपनी पत्नी को अपनाता है। गृहस्थी का सुख। इस कहानी में निर्धनता, बहुविवाह और अनमेल विवाह, इस 3 समस्याओं को लेकर लेखिका ने गृहस्थी का सुख कहानी को बुना है। 37 वर्षीय विवाहित शिव पहली पत्नी को सुंदर स्वस्थ होते हुए भी इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह उसे संतान सुख देने में असमर्थ थी। वह अपनी माता के हठ के कारण, और यहाँ ये कह भी सकते हैं कि स्वयं अपनी गृहस्थी के सुख की लालसा के कारण वो 13 वर्ष की मात्र और पितृहीना लक्ष्मी के साथ विवाह कर लेता है।
किस प्रकार से ये अनिमेल विवाह उनके जीवन में एक विरोध उत्पन्न कर देता है, एक कड़वाहट उत्पन्न कर देता है, इसे लेखिका ने बहुत स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित किया है। प्रत्येक वर्ष लक्ष्मी एक बच्चे को जन्म देती है, एक के बाद एक 8 बच्चों से घर भरा पूरा बना देती है। किंतु लक्ष्मी स्वयं क्या चाहती है? उसकी शारीरिक जो बनावट है या उसका शरीर ये सब वहन कर भी पा रहा है या नहीं, इस बात की चिंता किसी को नहीं है। पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा उसे, उसकी समुचित देखभाल नहीं हो रही, और इन सब के बीच वो रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसका पति केवल इस बात से खुश है कि लक्ष्मी ने बच्चों से उसका घर भर दिया था, किंतु वो बच्चे भी पौष्टिक आहार की कमी के कारण स्वस्थ नहीं रहते। 8 में से 4 बच्चे जीवित रहते हैं और वो भी भरपेट खाना न मिलने के कारण दुर्बल और अस्वस्थ ही रहते हैं। चंद्र किरण जी की सौत और सुभद्रा, इन कहानियों में धनाभाव, बाल विवाह, अनमेल विवाह की समस्याओं को उठाया गया है। सौत कहानी की 14 वर्षीय अल्हड़ शरणार्थी मोतिया के जीवन की सारी मस्ती, सारी प्रसन्नता, सारी अल्हड़ता एक वृत्त की परिणीता बनते ही समाप्त हो जाती है। सुभद्रा कहानी में सुभद्रा अनाथ बालिका है, जिसके ऊपर उसके मामा मामी निरंतर अत्याचार करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो धन के लोभ के कारण उसका विवाह एक बूढ़े व्यक्ति के साथ कर देते हैं और अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। सुभद्रा सौत कहानी की मोतिया से कुछ मामलों में भिन्न है। वह न केवल वृद्ध से विवाह करने से मना कर देती है, बल्कि अनेक कष्ट सहने के बाद अपने लिए एक योग्य वर ज्ञानू के मिलने पर उसे विवाह करती है और अपने जीवन को बिखरने से रोक लेती है। अपनी कहानियों में लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि पुरुष का अहंकार बहुत प्रबल होता है, इतना प्रबल कि वह अपनी पत्नी को अपनी खरीदी हुई दासी समझकर अपना अधिकार उस पर जमाने की चेष्टा करता है, और यदि ऐसे में उसे परिवार के अन्य व्यक्तियों का सहयोग मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा की कहावत चरितार्थ होने लगती है। संयुक्त परिवारों में सास, ननद, दादी, जेठानी नई बहू पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करने लगते हैं। निम्न मध्य परिवारों में प्राय वृद्धाएं क्योंकि अशिक्षित होती हैं, इसलिए वो रूढ़िग्रस्त होती हैं, अंधविश्वासी होती हैं, और इसका दुष्परिणाम उस बिचारी बहू को भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से चंद्र किरण जी की 2 रोटियां, इकलाई, परंपरा, अफसर का बेटा इत्यादि कहानियां उल्लेखनीय हैं। गिरती दीवारें कहानी में लेखिका ने विधवा समस्या को निर्धनता के साथ जोड़कर विवेचित करने का प्रयास किया है। विधवा होने के कारण विमला के परिवार वाले उसके और उसकी पुत्री शीला के साथ
दुर्व्यवहार करने लगते हैं। इससे बचने के लिए, त्राण पाने के लिए वे दूसरों के कपड़े सिलकर अपनी जीविका का उपार्जन करने लगती है। विमला सुभद्रा कहानी की सुभद्रा के समान साहसी है, दृढ़ निश्चयी है। दूसरों के कपड़े सिलना उसकी सास को पारिवारिक मर्यादा के विरुद्ध लगने लगता है। उन्हें लगता है कि उनके परिवार का अपमान किया जा रहा है, किंतु विमला उनकी एक बात नहीं मानती। उसे लगता है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो मेहनत कर रही है और मेहनत करके अगर वो अपने परिवार को सहयोग कर रही है तो कहीं पर भी वो गलत नहीं है। और उसकी दृढ़ता के आगे एक ना एक दिन उसकी सास को झुकना ही पड़ता है। अपनी कहानियों की कथा नायिकाओं के माध्यम से लेखिका ने ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन कभी भी समतल नहीं होता। हर एक के जीवन में उठापटक, ऊंच नीच लगी रहती है और इसलिए व्यक्ति को, और यहाँ विशेषकर नारी की बात मैं कहूँगी कि नारी को साहस से, दृढ़ता से, निश्चय पूर्वक अपने लिए राह बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक वो अंधविश्वासों से ऊपर नहीं उठेगी, रूढ़ियों से ऊपर नहीं उठेगी, शिक्षा प्राप्त नहीं करेगी, तब तक उसके जीवन में रोड़ियाँ बिछी ही रहेंगी। वो कभी भी अपनी मंजिल को, अपने परिवार के विकास को आगे लेकर नहीं आ सकती। लेखिका की कहानी है गृहस्थी का सुख। इस कहानी में 8 संतानें होने पर भी लक्ष्मी की सास उसका ऑपरेशन नहीं होने देती। उसे लगता है कि ये सब तो भगवान की माया है, भगवान का आशीर्वाद है, इसमें हम इंसानों का क्या बस। इस प्रकार के अंधविश्वासों पर लेखिका ने तीव्र व्यंग किया है। यदि उसकी सास चाहती तो अपनी बहू का इलाज करा सकती थी, उसका ऑपरेशन करा सकती थी, जिससे जो संतानें परिवार में आ गई हैं, ना केवल उनको समुचित पौष्टिक आहार मिल सकता, लक्ष्मी की भी जो स्वास्थ्य है उसकी सुरक्षा की जा सकती, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। अपनी कहानी चाय में नींबू, इस कहानी में उन्होंने बताया है कि शारीरिक अक्षमता की तुलना में ग्रामीण स्त्रियों की परिश्रमशीलता और सहन शक्ति बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार से जीजी और बर्थडे, इन 2 रचनाओं में उन्हें आधुनिक सभ्यता पर कटाक्ष और व्यंग किया है। टोटका कहानी ग्रामीण स्त्रियों के अंधविश्वास की खिल्ली उड़ाती कहानी है। इकलाई कहानी में द्वितीय महायुद्ध के बाद सुरसा सी बढ़ती हुई महंगाई के कारण लोग किस प्रकार से अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश थे, इसका लेखिका ने मार्मिक चित्रण किया है। श्री शिवदान सिंह चौहान के अनुसार चंद्र किरण जी की प्रतिभा मानव जीवन का स्वाभाविक अंकन करने के रूप में प्रस्तुत हुई है। मनुष्य का स्वाभाविक जीवन भी एक सागर के समान अथाह और प्रकृत शक्ति का पुंज है। चंद्र किरण जी की कहानियों की श्रेष्ठता इसी में ही है कि उनमें मानव जीवन का ऐसा ही स्वाभाविक और शक्तिपूर्ण चित्रण मिलता है। अगर हम लेखिका की कहानियों को ध्यान से देखें तो कहीं पर भी हमें वो कहानियाँ वायवी या काल्पनिक नहीं लगती। हमें ऐसा लगता है कि इनके कथानक हमारे आसपास बिखरे हुई घटनाओं से लिए गए हैं। ये पात्र इतने सजीव हैं कि अभी तो हमने इन्हें कल देखा था, अभी तो हम इनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे, और ये हमारे सामने एक कहानी के मुख्य केंद्र के रूप में उपस्थित हैं। लेखिका की पात्र योजना अधिकांश रूप में निम्न मध्य वर्ग के स्त्री पुरुष हैं,
जो अपना सारा का सारा जीवन अभावों में जीते हैं। उनके पास अपनी समस्याओं से उलझने के लिए समय ही समय है, क्योंकि उनके पास समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। वो जितनी भी कोशिश करते हैं, समस्याएं खत्म ही नहीं होती। एक समस्या खत्म करते हैं, दूसरी उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार से रक्त बीज की तरह वो समस्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं। अनवरत चलने वाला ये संघर्ष उन्हें जर्जर कर देता है, उन्हें रुग्ण बना देता है और असमय ही वो काल के ग्रास बन जाते हैं। ये गरीबी, ये हताशा, ये निराशा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवारों में चलती ही चली जाती है। उनके पुरुष पात्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं और इसलिए उनमें व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ ही हमें वर्गगत विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। जैसे गृहस्थी का सुख कहानी का शिव सहाय, दो रोटियां कहानी का रामेश्वर, जिजी कहानी का गिरीश। ये सभी के सभी पात्र निम्न मध्यवर्गीय सामान्य गृहस्थ हैं। इनके जीवन में सामान्य सी समस्याएं हैं। कैसे खाना बनेगा, सामान कहाँ से आएगा, बच्चे स्कूल कहाँ कैसे जाएंगे, सुबह का काम हो गया तो दोपहर को कैसे जीवन चलेगा। ये छोटी छोटी जीवन की समस्याएं अपने आप में इनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। आदमखोर कहानी में जीवन, परंपरा कहानी में रघु और घसीटा शोषित सर्वहारा वर्गों के प्रतीक हैं। इनमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर सभ्य नागरिक बनने की लालसा तो है, इच्छा है, करना भी चाहते हैं, किंतु परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और ये कितना भी प्रयास करें उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का, वे उन्हें अनुकूल नहीं बना पाते और इसलिए परिस्थितियों से लड़ते झगड़ते संघर्ष करते इनके सपने लगातार टूटने लगते हैं। परिणाम स्वरूप या तो ये कुमार्गी हो जाते हैं अथवा शराब के नशे में अपने जीवन को डुबो देते हैं। कमीनों की जिंदगी कहानी में कुसुम और बसंती पति तथा दूसरा बच्चा कहानी की विलेश्वर दुराचारी पात्र हैं, किंतु मर्द कहानी में सत्येंद्र, धर्ममारा राष्ट्र जिया कहानी का शंकर, अकीला कहानी का अख्तर, ये आदर्श पात्र हैं। कह सकते हैं कि कहानीकार लेखिका चंद्र किरण सोनरक्सा ने जिस प्रकार से अपनी कहानियों के विषय विविध वर्णी रखे हैं, उसी तरह से उनकी कहानियों में वर्णित पात्र भी अलग अलग वर्गों से आते हैं। कोई शिक्षित है तो कोई अशिक्षित है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई अपने जीवन के लिए रास्ते निकालने में सक्षम हो जाता है तो कोई समस्याओं से टकरा टकरा कर अपने जीवन का अंत कर लेता है। अपने अगले वक्तव्य में हम इनकी अन्य कहानियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।